Brain Talk DMIT डिस्कवर इनबॉर्न टैलेंट इन योर चाइल्ड। दोस्तों हार्दिक स्वागत है आपका। आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके पूरे परिवार के खुशहाली के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे का करियर सही दिशा से आगे जाए, सही रास्ता वो चुने और अपने जीवन में सुख चैन आनंद की ज़िंदगी जिए। और दोस्तों एक इंसान तभी आनंद की ज़िंदगी जी सकता है अगर उसकी उपजीविका सही हो और उस उपजीविका का जो साधन है वो भी सही है। और दोस्तों ये कौन सा साधन हमारे बच्चे के लिए सही हो सकता है, ये हर माता पिता की कन्फ्यूजन हो सकती है, हर माता पिता की चिंता का विषय हो सकता है। और इसीलिए आज मैं स्वागत करना चाहूँगा, मैं डॉक्टर विवेक रनौरी, माइंड एंड बॉडी वेलनेस कोच, करियर काउंसलिंग। पिछले 14 साल से हजारों फैमिलीज़ की काउंसलिंग करने के बाद, बच्चों के साथ बात करने से या टीचर से बात करने से और पेरेंट्स से बात करने से जो भी अहम मुद्दा मुझे लगा वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे अहम चीज़ हम जान लेंगे। देखिए आज हम बात करने वाले हैं DMIT, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। वो जानकारी देने से पहले या उसमें गहराई में उतरने से पहले मैं आपको एक सीधा सिंपल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके बच्चे को पूरी तरह से कौन समझता है? क्या वो उसकी स्कूल है, क्या उसका वो ट्यूशन टीचर है, क्या गूगल उसको सही समझता है, या फिर खुद माता पिता? इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। दोस्तों अगर स्कूल सही समझता होता तो शायद करियर गाइडेंस पूरी तरह से स्कूल दे पाता। ये नहीं हो रहा है आज की डेट में, आप सबको पता है। ये माता पिता के माध्यम से ही ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि वही निर्णय लेते हैं। स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके आधार पे आपको निर्णय लेना है। स्कूल आपको निर्णय लेके नहीं देता है कि आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। उनका काम है सिलेबस पढ़ाना, सिंपल। ट्यूशन टीचर जो स्कूल में ठीक से शायद नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, उसको एक्स्ट्रा कोचिंग देना, उसको पढ़ाई में लिखाई में अच्छे नंबर तक लेके आना, ये ट्यूशन टीचर कराता है। गूगल हमारे इंटरेस्ट को ज़रूर देखता है, लेकिन आपको पता है कि आप गूगल पे जो देख रहे हो वो अपने पैशन का नहीं देख रहे बल्कि टीपी के लिए देख रहे हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता है, टाइम पास। यानी जो यंग बच्चा है वो अगर आज गूगल पे है या सोशल मीडिया पे है तो वो टाइम बिताने के लिए है, मज़े लेने के लिए, करियर के लिए कोई भी नहीं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे है, तो आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा इंस्टाग्राम पे करियर के बारे में खोजता होगा या यूट्यूब शॉर्ट्स देखता होगा तो करियर की शॉर्ट्स देखता होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि गूगल या सोशल मीडिया को, उनके एल्गोरिदम को यह पता है क्या कि उसके करियर के बारे में? बिल्कुल नहीं। और फिर अहम मुद्दा आता है कि अगर माता पिता ही वो डिसीजन लेने वाले हैं अपने बच्चे के लिए, तो क्या माता पिता सक्षम है? और अगर माता पिता सक्षम होते तो दोस्तों बहुत अच्छा होता, लेकिन दिखाई ये पड़ता है कि माता पिता भी उतने सक्षम नहीं है। इसकी आज गहराई में हम जाएंगे। और ज़्यादातर माता पिता क्या कहते हैं पता है? पिछले 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं कि आवाज़ तो ठीक आ रही है। हेलो, 1 मिनट। ओके, यस, हेलो, यस, आई होप। ओके, धन्यवाद। सॉरी, एक बार कंफर्म कर रहा था मैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। फाइन। तो देखो, बेसिकली अपने बच्चे के लिए, उसके बच्चे के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। एक कन्फ्यूजन हमेशा माता पिता के या बच्चे के भी दिमाग में चलता है कि मैं साइड किस आधार पे सिलेक्ट करूँ या कौन सी साइड सिलेक्ट करूँ जो मेरे लिए सही होगी, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक बच्चा यूनिक है, सबसे अलग है, बेहतरीन है, लेकिन बच्चे का सीखने का जो तरीका है वो अलग अलग किस्म का हो सकता है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, राइट? जैसे कोई बच्चे होते हैं जो आंखों से जो देखा जाता है ना, जिसको विजुअल लर्नर बोलते हैं, तो उनके दिमाग में या उनके जहन में वो ठीक तरह से चला जाता है आंखों से देखने के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो श्रवण कौशल्य के माध्यम से, यानी सुनाई जो देता है ना, वो उनके स्मरण में रहता है। कुछ बच्चे स्मरण के माध्यम से नहीं और नेत्र के माध्यम से, विजन के माध्यम से नहीं, बल्कि उनको ऐसा लगता है जब तक मैं कोई प्रैक्टिकल ना करूं तब तक उनके जहन में वो बात नहीं उतरती है। सो दोस्तों लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकती है।
कुछ बच्चे नंबर्स में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे म्यूजिक में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे नेचुरल में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मशीन के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, कोई बच्चे टॉकेटिव होते हैं, कोई बच्चे शांत होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से, तीसरे बच्चे से, सारे बच्चे से कंपेयर करें माय डियर फ्रेंड्स। और ये गलती हम सब से हो रही थी, यस और नो, लेकिन आज के बाद ये गलती बिल्कुल नहीं होने वाली, राइट। और ज़्यादातर माता पिता का ये ख्याल होता है, या बच्चे का भी ये ख्याल होता है कि 10वीं या 12वीं कक्षा के दरमियान हम डिसीजन लेंगे कि हमें आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाना है। किस आधार पे 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में, किस आधार पे? वो सब समझते हैं कि मार्क्स के आधार पे जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आप और मैं, आप और यस आप, आपकी बात करो, आप और मैं दोनों पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही कक्षा में पढ़े हैं, एक ही राइट क्लासरूम में पढ़े हैं। एक ही क्लासरूम का मतलब है कि हर साल एक साथ ही पढ़े हैं, इसका ये मतलब है। 10वीं के बाद या 10वीं के दरमियान हमने एक इम्तिहान दिया गणित का, राइट, गणित का इम्तिहान दिया 10वीं में। दोनों को नंबर निकल आए 80%, 80% दोनों को नंबर निकल आए। मेरा सीधा सिंपल एक सवाल है, आपको चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं। आप में से, आप या मैं दोनों में से, आप या मैं दोनों में से गणित में ज्यादा इंटेलेक्ट या होशियार कौन है? सिंपल भाषा में बात करते हैं। दोनों को गणित की बात, सिर्फ गणित की बात चल रही है, सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं चल रही है। सिर्फ गणित में आपको 80% है और मुझे भी 80% है। तो बताइए गणित में आप और मैं, इसमें सबसे ज्यादा होशियार कौन है? गणित में होशियार कौन है? आप चैट में टाइप करेंगे तो मुझे ये समझ में आएगा कि आप चैट में टाइप कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी अच्छा दोगे ही। ओके, मराठी में टाइप करिए, अंग्रेजी में टाइप करिए, हिंदी में टाइप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। टाइप करिए तो मुझे लगे कि आप जाग रहे हो, आपका फोकस पूरा इस सब्जेक्ट के ऊपर है। एक्टिव रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप अच्छे हो, दोनों व्यक्ति, क्योंकि वो ही से, अच्छा सही मार्क्स है, ओके, दोनों के सेम मार्क्स है, ओके। और चाहता हूँ मैं, और चाहता हूँ सेम दोनों, अच्छा दोनों सुद्धा, ओके 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 ओके। और मुझे थोड़ा सा आपसे इंटरेक्शन चाहिए। मैं थोड़ा ये रीड कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जूम चालू तो करते हैं लेकिन झूमते रहते हैं, जूम में नहीं रहते। ओके, जो इंटेलिजेंट है वो अच्छा है, अच्छा ओके, दोनों सर, ओके ओके, गुड, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक्स फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, गुड। ऐसे ही थोड़ा सा इंटरेक्टिव करेंगे तो दोस्तों आपको सही दिशा में मैं आगे लेके जा पाऊंगा, राइट। क्योंकि जूम सेशन होने के बावजूद भी अगर हम इंटरेक्शन करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली हमारे जहन में ये सारी बातें ठीक तरह से उतर पाएगी, क्योंकि हमारी वजह से काफ़ी सारे बच्चों का करियर सही दिशा में जाने वाला है, राइट। सो दोस्तों देखिए 80% हमें कैसे पता चला? हमें मार्कशीट के माध्यम से पता चला, करेक्ट है, ओके गुड। अभी एक बात समझिए कि परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आप मेरे सामने बैठे थे, मैं आपके पीछे बैठा था, और मैंने कैसे पेपर दिया पता है आपको? राइट, मैंने आपके पेपर को कॉपी करके 80% लेके आया। अभी दोबारा वही सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप गणित में इंटेलिजेंट या होशियार है या मैं हूं? फिर से जवाब चाहिए। अभी तक तो चल, हम, क्या बात है, ज्याचं बघून लिहिलं तो ओके, तुम्हीच आहेत ना। चलो चलो टाइप करो फटाफट फटाफट, वेरी गुड। क्योंकि हमने चीटिंग नहीं की, यस ओके गुड, यस सही बात है, ओके। ये नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी है कॉपी राइटिंग करने के लिए। और बाकी लोग कहाँ गए? कहाँ गए वो लोग जिन्होंने जवाब दिया था मी आहे इंटेलिजेंट? क्या बात है, फैंटास्टिक। मी है, अच्छा मी है, ओके ओके फाइन, ओके वेरी गुड। चलिए रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपके जवाब का, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, आप इंटरेक्ट करें, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दोस्तों देखिए मार्कशीट पे तो 80% लिखा हुआ है, फिर आपने कहा था दोनों होशियार है, फिर अगर आप आगे बैठे मैं पीछे बैठा और मैं आपका पेपर देख के लिख रहा हूं तो आपने कहा कि मैं तो होशियार नहीं, आप खुद होशियार है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, ग्रेट। चलो अभी मैं और एक सवाल पूछने वाला हूं
कि ना आपने कॉपी किया है, ना मैंने कॉपी किया है, ना एक दूसरे को कॉपी किया है, ना किसी और से कॉपी हमने करी है, पर दोनों को 80% मार्क्स है। गणित की बात चल रही है, गणित की बात चल रही है, राइट। दोबारा वही सवाल है आपसे और मेरे से, गणित में अच्छा कौन है, आप हो या मैं हूं? हम दोनों में से, सॉरी, हम दोनों में से गणित में होशियार कौन है? अभी फिर थोड़ा दिक्कत हो गया, यस और नो? चलिए आपको एक हिंट देता हूं, आए आए आए, दोनों दोनों दोनों, ओके। चलिए एक हिंट देता हूं कि आपने 3 महीने लगाए गणित के, यस, पढ़ाई के लिए। 3 महीने आपने, पूरे साल में आपने 3 महीने पढ़ाई की गणित की। मैंने 6 महीना, यस, पूरे साल में मैंने 6 महीना पढ़ाई की गणित की। अभी बताइए, चलिए, मार्क्स तो दोनों की निकला 80%, राइट, 80%। अभी बताइए, आपने 3 महीना पढ़ाई की गणित की, 80%, मैंने 6 महीना पढ़ाई की, आपने 3 महीना, मैंने 6 महीना पढ़ाई की गणित की। चलो, मी आहे, हम, बाकी लोग, चलो 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 चलो, फटाफट जवाब दो माय डियर फ्रेंड्स। मैंने 6 महीना पढ़ाई की है विवो, अभी नाम तो नहीं आपका, तो आप ही हो, अरे आप ही हो कैसे? मैंने 6 महीना पढ़ाई की, 80% मार्क्स मिले। किसी ने 3 महीना पढ़ाई की और 80% मार्क्स मिले। आपने कम पढ़ाई की और ज्यादा मार्क्स मिले, मैंने ज्यादा पढ़ाई की, उतने ही मार्क्स मिले। मी आहे सुनील तायडे, ओके गुड। हो सकता है आप अच्छे हो क्योंकि आपको टाइम कम मिलने से पेपर कम लिखा हो और हमने जितना टाइम लेना था हमने लिया, तो आप अच्छे हो, ओके। चलो, आपसे ये सुन के तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे कोई अच्छा अच्छी बात है। मुद्दे की बात समझिए, दोनों को 1 साल दिए थे पढ़ाई के लिए। आपने 3 महीना पढ़ाई करी, मैंने 6 महीना पढ़ाई करी, दोनों को 80% मार्क्स है। माय डियर फ्रेंड्स, इसका यह मतलब है कि आपने कम पढ़ाई करके ज्यादा मार्क्स लिए हैं तो आप होशियार हो। मैंने 80% मार्क्स जरूर लिए हैं, लेकिन मुझे 6 महीना पढ़ाई करना पड़ा है। बात मुद्दे की समझिए, यानी आप अच्छे हैं गणित में, मेरे से अच्छे हैं, यस और नो? तो देखिए, मार्कशीट पे जब निकल के आता है ना मार्क्स 80% है, तो किस आधार पे आया ये नहीं होता है। कैसे 80% वो बच्चा लेके आया ये नहीं लिखा होता है, उसमें सिर्फ लिखा होता है 80%। मैंने गणित का एग्जाम्पल दिया, आप पूरे परीक्षा को ले लीजिए, पूरे उस साल को लीजिए, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह वगैरह सबको ले लीजिए, चाहे वो भाषा ले लीजिए, जो भी है। देखिए, कम मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लेके आता है बच्चा, तो इसका मतलब वो होशियार है। और ज्यादा समय लेके अगर उतने ही मार्क्स, यानी वो उतना होशियार नहीं है। लेकिन मार्कशीट ये नहीं बताती। तो सिर्फ अगर आप मार्कशीट के आधार पे अगर बच्चे के भविष्य का चुनाव करेंगे, यानी करियर का चुनाव करेंगे, हो सकता है वो गलत हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत ही हो जाएगा, हो सकता है कि वो गलत हो सकता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि मान लीजिए एक सिटी में, आपके शहर में एक बड़ा टॉप हार्ट सर्जन है, टॉप हार्ट सर्जन है। उसने तो डीएमआईटी टेस्ट नहीं कराई, बात समझी गहराई से। वो सिटी का, आपके शहर का टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है या सर्जन है, न्यूरो सर्जन है या हार्ट, वो टॉप वाला है। अगर वो टॉप सर्जन है, सक्सेसफुल है, इसका मतलब उसका चुनाव तो सही है। वो मार्क्स के आधार पे ही गया है मेडिकल के लिए, फिर हार्ट सर्जरी का एक्सपर्ट बना या गायनेकोलॉजी का एक्सपर्ट बना। एक टॉप लेवल का किसी, एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर है, वो पढ़ाई कर करके सही चुनाव करके ही तो आईएएस ऑफिसर बना है और वो सक्सेसफुल भी है। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि उसने अगर मार्क्स के ऊपर ही अगर मान लीजिए साइड का सिलेक्शन किया होगा तो वो सक्सेसफुल भी है। इसका ये मतलब मुझे बताना है आपको कि जैसे वो टॉप सर्जन है, या हार्ट सर्जन है उस सिटी का, उसके बैच में 100 लोग थे जो डॉक्टर बने, एमबीबीएस तक आए। 100 लोग डॉक्टर बने, एमबीबीएस तक आए, सारे 100 के 100 सक्सेसफुल नहीं है। सारे 100 के 100 सक्सेसफुल नहीं है, और ना ही उनमें वो मेडिकल के लिए पैशन है, ना ही वो मरीजों को उस प्रकार से ट्रीट करते हैं कि वो पैशनेट है उस सेक्टर के लिए। शायद वो सिर्फ पैसे, उसमें से कुछ लोग शायद सिर्फ पैसे के लिए
एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसका यह मतलब है कि चलो टॉप वाले बच्चे का तो सही हुआ, लेकिन जो बाकी बच्चे थे, जो एवरेज वाले बच्चे थे, उनको शायद इस सेक्टर में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो आए, अभी उस सेक्टर पे बोझ बन गए। हमें ये ऐसा अपने बच्चे के साथ नहीं चाहिए। सिंपल, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए सही दिशा में जाने के लिए और थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। दोस्तों, ब्राइट स्टूडेंट्स समटाइम्स चूज रॉन्ग करियर। एमबीबीएस में अगर उसको सीट मिला है तो दोस्तों डेफिनेटली वो मेरिट वाला बच्चा है, उसको गवर्नमेंट की एमबीबीएस की सीट लगी है, यानी वो होशियार तो है, लेकिन शायद अगर वो डॉक्टरी पेशे के लिए नहीं बनाया गया, कुदरत ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने अगर उसको डॉक्टरी पेशे के लिए नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ मार्क्स मिलने की वजह से वो डॉक्टर बना है, तो मे भी वो डॉक्टर ठीक ठाक बनेगा, लेकिन वो सक्सेसफुल कामयाब डॉक्टर नहीं बनेगा। सो समटाइम ब्राइट स्टूडेंट्स चूज रॉन्ग करियर, राइट। टॉपर्स अनहैप्पी रहते हैं अपने करियर में। मैंने पिछले 22 साल के काउंसलिंग के माध्यम से ये देखा है, काफी सारे लोगों का प्रोफेशन गलत होने की वजह से डिससेटिस्फाइड अपने लाइफ में, राइट। और आपने ये देखा होगा कि देखो, जब ये व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से 10वीं कक्षा वाले दोबारा से 13 साल बाद, 25 साल बाद, 20 साल बाद जाके अपने अपने स्कूल में जाके मिलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं। तो वहां उस गेट टुगेदर में मिलने के बाद ये देखते हैं कि यानी जो टॉप करने वाले बच्चे थे ना, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट का ऐसा है, ज्यादातर की बात कर रहा हूँ, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, चलो। और जो बच्चे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि स्कूल में कुछ करेंगे, राइट, उससे कुछ होगा जीवन में, और वो टॉप कर गए, उसमें से हम कुछ है। हम ऐसे हैं जो स्कूल में कहीं दिखाई नहीं देते थे, किसी को ऐसी उम्मीद भी नहीं होगी कि शायद विवेक कुछ करेगा लाइफ में, लेकिन अभी हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। हेलो। सो समटाइम्स एवरेज स्टूडेंट्स आर हाईली सक्सेसफुल, टॉपर्स आर नॉट, करेक्ट। कुछ लोग साइंस लेके आगे चले जाते हैं, बीएससी करते हैं और साइंस का फील्ड छोड़ के दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं। कुछ लोग इंजीनियर बन जाते हैं और बाद में सेल्स में घुस जाते हैं। हेलो। कुछ लोग डॉक्टरी पेशे में रहते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ज्यादा संगीत में होता है, जैसे डॉक्टर श्रीराम लागू, राइट, गिरीश ओक वगैरह वगैरह। सो समझे क्यों चेंज होती है फील्ड। मार्क्स के आधार पे तो बहुत अच्छी अच्छी फील्ड चुन चुके थे, लेकिन फिर आगे जाके बदलना क्यों पड़ा, ये हमारे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए सिर्फ मार्क्स के आधार पे हमें आगे नहीं जाना है और बच्चे को नहीं भेजना है। कुछ गलतियां पेरेंट्स करते हैं, उसमें से पहली गलती हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्क्स के आधार पे अगर बच्चे का करियर हम डिजाइन करें या डिसाइड करें तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद हमेशा बच्चे का कंपैरिजन हम करते, उनकी तुलना करते अपने दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले के बच्चे के साथ। क्यों? अगर जुड़वा भाई बहन है या दो भाई है या जुड़वा बहनें हैं, वो भी एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऊपर वाले ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, यूनिक बनाया है, अद्वितीय बनाया है, तो हम पेरेंट्स सिर्फ पैदा करने की वजह से क्यों कंपैरिजन करें, क्यों जजमेंट पास करें। हमको नहीं कंपेयर करना, हमें तुलना नहीं करनी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, इतना समझिए। ज्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं कि अभी कौन से सेक्टर में स्कोप है, उस सेक्टर में बच्चे को भेजेंगे, यानी सारे लोग जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में हम जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी गलत है। सारे लोग अगर गलत हो गए तो आप क्या करोगे? चलो, आप उन लोगों के साथ जा रहे हो, उन लोगों का सही हुआ, लेकिन आपका अगर वहां जाके सही नहीं हुआ तो, मतलब उस बच्चे का सही नहीं हुआ तो इसलिए डोंट फॉलो द क्राउड ऑलवेज, राइट। आप जिस दिशा में जाएंगे वहां कोई ना कोई क्राउड रहने वाला है, राइट, रहने वाला है। तो ज्यादातर लोग जाते करके नहीं जाना है, सही चुनाव करके जाएंगे, वहां पे भी क्राउड मिलने वाला है, टेंशन मत लो। ज्यादातर लोगों को यह देखा गया है कि पेरेंट्स जो अपने अधूरे सपने हैं, मुझे आईआईटी में जाने को नहीं मिला, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मुझे एग्रीकल्चर में काम करना था, मुझे डिजाइनर बनना था, मुझे सिविल इंजीनियर बनना था, मुझे वकील बनना था। तो अपने अधूरे सपने बच्चे में देखने की आदत होती है, वो भावनात्मक होती है, दिमाग से काम नहीं होता है। सो हमारी अपेक्षा हम अपने बच्चे के ऊपर डाल देते हैं, या फिर हम मजदूरी का काम कर रहे हैं, जो बच्चा कुछ भी करे, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी करे, आईएएस ऑफिसर बन जाए। उम्मीद रखना अच्छी बात है, आशा रखना अच्छी बात है, सपना देखना अच्छी बात है, गलत सपना नहीं होना चाहिए, गलत आशा नहीं होनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो निराशा में परिवर्तित हो सकती है। हमें उसका जो प्राकृतिक टैलेंट है, कला कौशल्य है, राइट,
उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें करियर का डिसीजन लेते समय ओवरऑल 360 डिग्री सोच के टोटल असाइनमेंट करके देखना पड़ेगा। एक छोटा सा ऑपरेशन अगर बॉडी में है तो पूरे बॉडी का चेकअप करते, उस पार्ट का चेकअप नहीं करते। ब्लड की टेस्ट करेंगे, यूरिन की टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, HIV चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, ECG चेक करेंगे, राइट। काफी सारी बातें चेक करेंगे। ऑपरेशन तो छोटा सा ही, लेकिन पूरे बॉडी का एनालिसिस करते। दोस्तों करियर के मामले में भी आपको ऐसे ही करना है। हमें टटोल के देखना है अपने बच्चे को सारी दिशाओं से, है ना, सारे एंगल से हमें सोचना है, राइट। उसकी पर्सनालिटी के बारे में सोचना है, उसके व्यक्तित्व के बारे में सोचना है, उसके बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस के बारे में सोचना है, उसका इंटरेस्ट भी देखना है, उसका कला कौशल टैलेंट भी देखना है, और स्कोप भी देखना है। ऐसा नहीं बोल रहा स्कोप मत देखिए, सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है, नजर में रखना है। सर नो, अभी क्या है, लोग नजरअंदाज कर देते हैं, किसी एक चीज को पकड़ के बैठते, नहीं पापा ऐसे बोल रहे हैं तो वैसा ही करेंगे, नहीं उन्होंने ऐसे कहा है तो वैसे ही होगा। नो माय डियर, किसी एक दिशा में जाते समय एक ही रट नहीं लगानी है, हमें एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करके हम आगे जाएंगे, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। हर एक बच्चा यूनिक है, अद्वितीय, अलग है दूसरे बच्चों से। एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, पोटेंशियल, राइट। और वो क्या है, बेसिकली हमको रिकॉग्नाइज करना है और उसको फिर हमें खाद प्रोवाइड करना है, हमें उसको नर्चर करना है, हमें उसको गाइड करना है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चे को हमें नजरअंदाज नहीं करना, मतलब क्या करना है, हमें उसकी लर्निंग स्टाइल के बारे में समझना है, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग है। ऑडिटरी है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है, राइट। उसका थिंकिंग पैटर्न क्या है, उसका सोच विचार किस हिसाब से जा रहा है वो हमें समझना है। उसकी क्रिएटिव लेवल क्या है, नवनिर्माण करने की क्षमता है कि नहीं है, ये हमें समझना है। उसका तर्क वितर्क करने की क्षमता, क्यों, कब, कैसे, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये इसने क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं, ये जो तर्क करने की क्षमता है ना, वो एनालिसिस, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, राइट, ये है कि नहीं, ये कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसमें लीडरशिप का पोटेंशियल है कि नहीं, ये टटोल के देखना है, राइट। और ये हमें अंदाजा नहीं लगाना है, हमें सटीक देखना है, हमें क्लियर देखना है। और ये दिखाने के लिए या फिर उस मुद्दे पे पहुंचने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, राइट। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, एक पिंजरे में या एक जू जिसको हम बोलते हैं प्राणी संग्रहालय, उसमें ये दो प्राणी है, ऊंट है। तो अभी ऊंट का अगर आप निरीक्षण करोगे तो आपको ये पता चलेगा उसके पीठ पे एक गोल आकार है ना, हम है, जिसमें पानी की व्यवस्था होती है। उसके आंखें देखेंगे तो उसको दो प्रकार की पलकें होती है, आईलिड्स होती है। जो बाहर वाली होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, अंदर वाली होती है पारदर्शक होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। उसके पैर लंबे होते हैं और नीचे जो फुट देखेंगे आप वो चौड़ा होता है, राइट, पहिया उसका चौड़ा होता है। ऐसा क्यों बनाया होगा इस प्राणी को, ऊपर वाले ने, परमात्मा ने ऐसा क्यों बनाया होगा। हमको अगर एक ही आईलिड मिला है, राइट, ओके, तो उसको दो क्यों दिए होंगे, राइट, जो आंखों का पर्दा है, राइट, वो दो क्यों दिए होंगे, क्योंकि बाहर वाला तो रात को सोते समय इस्तेमाल में आएगा, लेकिन दिन में जब रेगिस्तान में वो ऊंट चलता है तो हवा के माध्यम से, राइट, रेत क्या होती है, फिसल के आती है हमारी तरफ। और मान लीजिए उस उल्टी दिशा से अगर ऊंट का, राइट, सफर हो रहा है तो क्या होगा, उसके आंखें बंद करनी पड़ेगी। आंखें बंद करेगा तो चलेगा कैसे, तो ऊपर वाले ने इतना बारीकी से सटीक सोच के उस प्राणी का निर्माण किया है कि वो आंखें खुली रखे, आंखें बंद भी कर सकता है। इसका मतलब वो पारदर्शक जो पर्दा है ना, उससे उसको तकलीफ नहीं होगी। वाओ। और जो लंबे पैर दिए, क्यों दिए, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान में काफी सारी गर्मी होती है, उसकी वजह से जमीन तपती है, और तपने की वजह से उसकी हीट से, राइट, जो गर्माहट है जमीन की, उससे उसके शरीर को तकलीफ पहुंच सकती है, इसलिए पैर लंबे दे दिए। रेगिस्तान में रेत होती है तो पैर अगर उसको शेर की तरह या घोड़े की तरह या गधे की तरह मिलेंगे तो ठीक से चल नहीं पाएगा, यस और नो। और इसलिए उसके पैर कैसे हम देखेंगे, नीचे निचला हिस्सा जो है पैर का, राइट, फुट कैसा है, प्लेन है, ताकि वो रेत में सही तरीके से चल सके। और पीछे जो हम दिया है पीठ पे, वो क्यों दिया है, रेगिस्तान में पानी देखने को नहीं मिलता है तो पीने को कहां से मिलेगा। और इसीलिए ऊपर वाले ने उसकी निर्मित ऐसी करी है, उसको जो साधन सामग्री दी है, शरीर रचना दी है, वो रेगिस्तान में रहने के लिए दी है। लेकिन ये जोड़ी जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि अगर हम रेगिस्तान के लिए बनाए गए हैं
तो हम इस प्राणी संग्रहालय में क्या कर रहे हैं? हेलो, इस प्राणी संग्रहालय में हम क्या कर रहे हैं? और दोस्तों वो एक दूसरे की तसल्ली के लिए एक दूसरे को समझाते हैं कि बेटा हम तो यहाँ पे मजबूरन रखे गए हैं ताकि इंसानों को पता चले कि ऊंट कैसे होता है। सही में वाई आर वी हियर? इनको रहना क्या चाहिए? रेगिस्तान में, लेकिन उनको बांध के रखा हुआ है, उनको पिंजरे में बांध के रखा हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। दोस्तों हो ना, आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो कि आगे चल के आपका बच्चा भी पूछे कि मैं इंजीनियरिंग में क्यों हूं, मैं मेडिकल में क्यों मुझे सीए बनने के लिए प्रेशर किया, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। वो 10th में 12th में तो कोई भी नंबर लाता है मेरे फ्रेंड्स, काफी बच्चे तो वो भी नहीं ला पाते, लेकिन मेजॉरिटी परसेंटेज बढ़ चुके हैं बच्चों के, तो मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। काउंसलिंग पिछले 14 साल से कर रहा हूं मैं डीएमआईटी की, राइट दोस्तों। और एक प्राणी के माध्यम से या पक्षी के माध्यम से समझते हैं। यहाँ मुर्गी का पैर भी दिखाया गया है और बतख का पैर भी दिखाया गया है। दोनों के पैरों में अंतर है, एक के 2 उंगलियों में पर्दा है, दूसरे के 2 उंगलियों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुर्गी को तैरने की जरूरत नहीं है, बतख को तैरना होता है पानी में, तो उसको जो जरूरत है वो ऊपर वाले ने दिया है। अभी सोचिए, अभी मैं सारे प्राणियों को या जानवरों को या पक्षियों को तो गिनने वाला नहीं हूं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। अभी मुद्दा है कि मैं ऐसा क्यों हूं, ये हमको खोजना है, यानी बच्चा आपका ऐसा क्यों है, और वो कैसे खोजेंगे। चलिए, अभी लाखों हजारों करोड़ों प्रकार के जीव इस भूतल पे है, और करोड़ों प्रकार के जीव होने के बाद भी हर एक जीव का मकसद क्या होता है जीवन में, राइट? सारे अलग अलग प्रकार के जीव हैं। अभी मुझे बताइए, अलग अलग प्रकार के जीव है, लेकिन इन सब जीवों का यानी प्राणियों का या जानवरों का जीवन में मकसद क्या है? हेलो, क्या मकसद है? आप चैट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, आप चैट कर सकते हैं। क्या मकसद है माय डियर फ्रेंड्स? इनका एक ही मकसद है। कुछ लोग चैट करेंगे, यस चैट करेंगे। इनका एक ही मकसद है, चाहे वो चीता क्यों ना हो, गधा क्यों ना हो, घोड़ा क्यों ना हो, ऊंट क्यों ना हो, हाथी क्यों ना हो, मुर्गी क्यों ना हो, राइट? उनका एक ही मकसद है माय डियर फ्रेंड्स, पेट पूजा करना, खाना खाना, एकमात्र उद्देश्य। पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आपने कभी देखा ऊंट साइंटिस्ट बना है? हेलो, चौकीदार बना है? हेलो, क्या आपने कभी देखा कि बतख आसमान में उड़ रहा है? उनके जीवन में एक ही मकसद है, खाना खाना। शेर ले लीजिए, नाग ले लीजिए, कोई भी सर्प ले लीजिए, राइट, तोता ले लीजिए, कौवा ले लीजिए, उनके जीवन में एक ही मकसद है, यस। और ये एक मकसद उनके जीवन का, ये एक मकसद पूरा करने के लिए वो रोज काम करता है। मैं सैल्यूट करता हूं सारे जानवरों को, इन पक्षियों को। वो डेली बेसिस पे क्या करते हैं? अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर काम करते हैं। हेलो, 2 दिन 4 दिन अगर खाना नहीं मिले ना, फिर भी 5वें दिन वो अपने जीवन के लक्ष्य के लिए काम करता है, खाना खाने के लिए। ये सर नो, जानवर होने के बावजूद अपने जीवन का लक्ष्य के ऊपर काम कर रहा है। और इंसानों की बात समझिए जरा, आगे करेंगे इंसान की बात। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में जो उनका पर्पस है हम जान चुके हैं, और ये पर्पस पूरा करने के लिए अपने अगले पीढ़ी को वो खुद तैयार करते हैं। हमारे जिस स्कूल कॉलेज में नहीं भेजते। बंदर अपने पीढ़ी को खुद तैयार करता है, राइट? चीता अपने पीढ़ी को खुद तैयार करता है, हर जानवर अपने अगले पीढ़ी को खुद तैयार करता है, और इंसान स्कूल में भेजता है। हेलो, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब बने, सक्सेसफुल बने। अगर कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है दोस्तों, तो उसका कोई ना कोई पर्पस तो होगा ना, उसके जीवन का कोई लक्ष्य तो होगा ना, जो शायद आज उसको या हमको पता नहीं है, उसको हमें ढूंढना है। सो पर्पस एंड सक्सेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जानवरों की बात अलग है, हर ऊंट का एक ही काम है, हर चीता का एक ही काम है, हर कौवे का एक ही काम है, पेट पूजा करना। हेलो, लेकिन लता दीदी का मकसद अलग है, मदर टेरेसा का मकसद अलग है, जाकिर हुसैन साहब का मकसद अलग है, इसका उद्देश्य अलग है। अमिताभ बच्चन का अलग है, मुकेश अंबानी का अलग है, सचिन तेंदुलकर का जीवन का उद्देश्य अलग है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये सारे सक्सेसफुल है। हमें कैसे पता चलेगा हमारा बच्चा तेंदुलकर बनेगा कि जाकिर हुसैन बनेगा कि अंबानी बनेगा या मदर टेरेसा बनेगा? हेलो, कैसे पता चलेगा? हम अंदाजन आगे लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम है। ये सर नो,
सिर्फ परीक्षा के माध्यम से, सिर्फ 10वीं 12वीं जो कक्षा है उसके मार्क्स के आधार पे करेंगे तो दिक्कत आएगा। ये जितने भी लोग आप सामने देख रहे हो सक्सेसफुल है, इनका थोड़ा एकेडमिक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, अब्दुल कलाम साहब को छोड़ के, राइट? ये सर लो। सो माय डियर फ्रेंड्स, बात गहराई की हम करने जा रहे हैं आज अपने बच्चे के भविष्य के लिए। हम बच्चे का भला हो इसके लिए उसको एजुकेशन सिस्टम में डाल देते हैं। एजुकेशन सिस्टम होती कैसे थोड़ा सा समझते हैं। ये आप एक छात्र, यानी ये छात्र देख रहे हो आप, एक कक्षा में बैठे हुए हैं और इनके मास्टर है ना, इनके टीचर जो है ना सामने हाथ जोड़ के बैठे हुए कि बच्चों लोग ध्यान दो। आज के समय में यही करना पड़ता है दोस्तों। पहले के समय में जो हमारे टीचर थे वो तो छड़ी लेके घूमते थे, है ना, काठी लेके घूमते थे। अभी हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, कम से कम मोबाइल यहाँ तो बंद करो, ऐसा बोलते हैं। चलो, किसी एक कक्षा को अगर हम देखते हैं ना तो विद्यार्थी हमारे छात्र ऐसे दिखते हैं। होते कैसे है? होते ऐसे है नहीं, होते ऐसे है। ये सब होते ऐसे है, अलग अलग। दिखते कैसे है? एक सरीके दिखते हैं, एक सरीके दिखते हैं। होते कैसे है? अलग अलग होते हैं। अलग, एक ही क्लासरूम में बैठे अलग अलग होते हैं, लेकिन दिखते कैसे है? एक समान दिखते हैं। दोबारा से, होते कैसे है? ऐसे, कोई हाथी, कोई ऊंट, कोई कौवा, कोई गधा, कोई बंदर, कोई मछली। दिखते कैसे है? एक सरीके दिखते हैं, एक सरीके दिखते हैं। बात गहराई वाली हम करने जा रहे हैं दोस्तों, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो टीचर है ना, ये इनका एक इम्तिहान लेता है। वो क्या बोलता है? चलो सारे बच्चे पेड़ पे चढ़ के दिखाओ, सारे बच्चे पेड़ पे चढ़ के दिखाओ। वो हाथी पेड़ तक तो दौड़ते दौड़ते जाता है, लेकिन फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाता। चढ़ने के लिए बोला उसको। गधा सुर में मस्त गाना गाता है, लेकिन ऊपर नहीं जाता है। इसमें कौवा उड़ के चला जाता है ऊपर, बंदर फटाफट ऊपर चढ़ के चला जाता है। पहला नंबर किसका आ गया? कौवे का या बंदर का? सबसे पहला कौन पहुंचा? डाली पे कौन बैठा जाके? कौवा बैठा। तो किसका नंबर आना चाहिए? कौवे का आना चाहिए। गलत एग्जाम है दोस्तों। जो परीक्षा ली गई थी, जो इम्तिहान लिया गया था, वो चढ़ने का था और कौवा उड़ के चला गया। हालांकि वो तो फर्स्ट आया, लेकिन वो उड़ के आया और उड़ने की परीक्षा नहीं थी। क्या ऐसा ही कुछ हमारे बच्चे के साथ हम कर रहे हैं? अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन, सोचो ना, जिसका टॉप ब्रेन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते थे? इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ बिलीविंग इट इज स्टूपिड। हेलो, अगर मछली ये सोचे कि मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं जिंदगी कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि मैं सिर्फ पेड़ पे नहीं चढ़ रही, हेलो, ये बेवकूफ़ी होगी ना? क्या ये हमारे साथ हुआ है? क्या ये हमारे बच्चे के साथ होने जा रहा है? सावधानी बरतनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये सब लो, ये बात करी हमने अभी के शिक्षा प्रणाली की, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व अगर हम चले जाते हैं, राइट, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति का एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक ही परिवार के सदस्य है, एक ही परिवार के सदस्य है, जो आप सामने देख रहे हो। पांडव पुत्र, 5 पांडव। नकुल सहदेव को शिक्षा कौन सी दी गई? अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को शिक्षा कौन सी दी गई? एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे थे। यस माय डियर फ्रेंड्स, आंसर। यस यस, सही, वेरी गुड। ओके ओके ओके, ओनली खाना, ओके ठीक है, वेरी गुड। देखिए, नकुल सहदेव को तलवारबाजी का ज्ञान दिया गया, अर्जुन को धनुष्यबाण, भीम को गदा, युधिष्ठिर को धर्म की और भाला फेंकी का शिक्षा दिया गया। माय डियर फ्रेंड्स, बात समझे गहराई से। एक परिवार के सदस्य एक गुरुकुल में जाते, एक गुरु से शिक्षा पाते, अलग अलग। अभी हम स्कूल, कॉलेज, शिक्षक सब अलग अलग है, लेकिन 10वीं की एक ही परीक्षा होती है, फिर वो आईसीएसई की हो, सीबीएसई की हो या स्टेट बोर्ड वाली हो। बात समझ पा रहे? यानी हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर हमें सवाल उठाने का नहीं है, हमें सिर्फ एज अ पेरेंट हमें जागरूक रहना है हमारे बच्चे के लिए। क्योंकि अभी वो शिक्षक अगर बच्चे को तराशते भी है तो कुछ नहीं कर सकते, उनको जो पोर्शन मिला है वही सिखाना है उनको। समझ पा रहे कि नहीं? वो उस सिस्टम से बाहर आके कुछ नहीं कर सकते, इसलिए स्कूल हमारे बच्चे को नहीं पहचान सकता, ट्यूशन टीचर नहीं पहचान सकता।
क्योंकि मान लीजिए ट्यूशन टीचर पढ़ाई को छोड़ के अगर उस बच्चे को कुछ बताता है जीवन के बारे में, तो आप कहोगे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोलो बच्चे को, पहला मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से पास तो होने दीजिए, फिर बाकी की बात करेंगे। यानी हम सब जो गलती कर रहे हैं वो मार्क्स के लिए कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत गहराई से समझना होगा। हर एक बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल। व्हाई फ्यू पीपल सक्सीड? काफी सारे लोग क्रिकेट खेलते होंगे, काफी सारे लोग बिजनेस में आते होंगे, काफी सारे लोग गीत गाते होंगे, तबला बजाते होंगे। वेरी फ्यू, काफी लोग आपने देखा मैं तबला बजा सकता हूं, करियर किया क्या? नहीं किया, कि सक्सेसफुल नहीं है। कुछ रियाज करने की वजह से तबला बजाना आता है, लेकिन जाकिर हुसैन साहब जैसा नहीं। हेलो, गाने बहुत लोग गाते हैं। जब हम वेकेशन में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार एक साथ मिलते हैं, काफी लोग गाना गा सकते हैं, लेकिन उस टैलेंट का उन्होंने किया क्या? वेरी फ्यू पीपल सक्सीड। हेलो, ये सब नो, काफी सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री को आके ज्वाइन करते हैं, हजारों नहीं लाखों लोग ज्वाइन करते हैं हर साल। वेरी फ्यू सक्सीड। जो आपको हमको पता है, क्या इसके अलावा कोई गया नहीं था एक्टिंग के लिए? लाखों लोग जाते होंगे हर साल, लाखों लोग। क्वेश्चन अराइज, ये जो लोग सक्सेसफुल हुए कैसे हुए? अंबानी, नरेंद्र मोदी साहब, बराक ओबामा वगैरह वगैरह सारे लोग कैसे हो गए? ड्यू टू देयर लक और इनबॉर्न टैलेंट, क्वालिटी, पोटेंशियल। किस वजह से सक्सेसफुल है? ए या बी? टाइप करेंगे आप, कम ऑन टाइप करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, टाइप करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन टाइप करेंगे। मैंने सवाल ये पूछा है कि जो पिछली स्लाइड में हमने लोग देखे वो कामयाब है, किस वजह से कामयाब है? उनकी नसीब की वजह से या उनकी क्षमता, क्वालिटी, टैलेंट, पोटेंशियल था, इसकी वजह से? कम ऑन टाइप करें, बी या ए? ए यानी नसीब, लक, और बी यानी उनकी क्षमता, उनका टैलेंट। बी 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 आवाज तो आ रहा है, बी 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 का आवाज आ रहा है। ओके, चैट में आप अच्छी तरह से टाइप करें। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी चलिए, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे सर नहीं, वो क्वालिटी तो मेरे अंदर भी थी सर, लेकिन लक का मामला है, लक का खेल है सर, ये तो नसीब का खेल है। तो चलिए, यहाँ मुकेश बाबू है सामने आपके, राइट, जाकिर हुसैन साहब के नीचे देखो, राइट साइड में 2 नंबर के लेवल में लाइन में। तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों अच्छा नसीब लेके आए थे। एक ही परिवार के सदस्य, एक ही माता पिता, धीरूभाई अंबानी के सुपुत्र अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। एग्जाम्पल में समझेंगे, मुकेश अंबानी की क्षमता की वजह से आज जो यहाँ पे भी है वो है, और अनिल अंबानी अपनी करतूत की वजह से जहाँ पे है वो यहाँ वहां पे है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, वो कर्जे में डूब गए। तो नसीब तो अच्छा लेके आए थे, लेकिन करतूत करतूत करतूत, यानी आप लोग सही टाइप कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, बी यानी इनबॉर्न टैलेंट, क्वालिटी, पोटेंशियल। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10वीं तक नहीं रुकना है, 12वीं कक्षा तक नहीं रुकना है, आपको नसीब पे नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर नहीं छोड़ना है, ना अपने ऊपर लेना है। अगर आपके घर में बच्चा बीमार है तो अपने ऊपर लेते हैं, उसके ऊपर छोड़ते हैं क्या? डॉक्टर के पास चले जाते हैं, 8-10 दिन में बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी जाते हैं। यहाँ पूरी जिंदगी उस बच्चे को बितानी है, 40 साल, 35 साल, 30 साल, करियर करना है, उपजीविका का साधन बनाना है। क्यों सीरियस ना रहे पिताजी, माताजी? क्यों हम इसको ऐसे ही अनदेखा करें? क्यों कोई डीप लेवल की जानकारी ना ले बच्चे के बारे में? जो बच्चा खुद नहीं जाने, जो माता पिता नहीं जाने, जो स्कूल कॉलेज के टीचर्स नहीं जाने, ट्यूशन टीचर्स नहीं जाने, उस लेवल तक हमें उस बच्चे की करियर के बारे में क्यों नहीं सोचना है? क्यों कहीं सुनी भाई की बातों में जाना है? राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, टैलेंट खोजने की बीमारी, या बीमारी नहीं है, सॉरी, जिम्मेदारी बोलना था मुझे। टैलेंट खोजने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, वेलविशर्स, किसकी जिम्मेदारी है? किसी की भी नहीं है। करियर काउंसलर की जिम्मेदारी होती है। एक सर्जन टॉप सर्जन हो सकता है, लेकिन वो बच्चे के करियर के लिए काउंसलर नहीं हो सकता, वो डॉक्टर रह सकता है। वो वकालत के बारे में कुछ नहीं जानता। जो वकील है वो मेडिकल के बारे में नहीं जानता, बच्चे को मेडिकल में जा या ना जा कैसा फैसला करेगा? सिविल इंजीनियर बनना कि नहीं बना, वकील कैसा फैसला लेगा? नहीं फैसला ले सकता। यानी बात समझिए गहराई से, कोई माता पिता अगर अपने क्षेत्र में कामयाब है, इसका यह मतलब नहीं कि बच्चे के भविष्य के बारे में सोच सकते हैं दिशा देने के लिए, क्योंकि वो करियर काउंसलर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट का टॉप इंजीनियर है, बीमार पड़ा बच्चा, क्यों दिमाग लगाते नहीं आप? लगाओ ना दिमाग। आप भी तो बचपन से 10-15 बार बीमार हुए होंगे, कम से कम 50 बार बीमार हुए होंगे। आपको भी काफी सारे
जानकारी होगी ना आपको भी दवाइयों की थोड़ी बहुत। चैट जीपीटी आपके पास है, क्यों डॉक्टर के पास लेके जाते? चैट जीपीटी को पूछो बीमारी के बारे में, हेलो गहराई से बात हो रही है, समझिए बात को, क्यों करियर को हल्के में लेंगे? अरे 4 से 5 साल या 6 साल कॉलेज पढ़ना है, लेकिन 40 साल उस पढ़ाई के ऊपर उपजीविका का साधन बनाना है, अपना करियर को एंजॉय करना है माय डियर फ्रेंड्स उनको, राइट? क्यों मर के जीना है अपने बच्चे ने? बिल्कुल नहीं जीना है। चलिए ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे, डीएमआईटी की बात कर रहे हैं, यानी डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। यस, ये है वो ब्रेन टॉप डीएमआईटी, टैप योर जीनियस। आपके अंदर का जीनियस, यानी उस बच्चे के दिमाग में जो जीनियस क्वालिटी है, जो टैलेंट है, उसको खोजेंगे। कैसे खोजते हैं? एक साइंस है, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। किस आधार पे हम ये बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोफेसर हार्वर्ड गार्डनर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, पूरे विश्व के जो टॉप के विचारवंत है ना, पहले 100 विचारवंत, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर जिसको बोलते हैं, वो है हार्वर्ड गार्डनर। और इन्होंने एक थ्योरी को पब्लिश किया है, वो है 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को पब्लिश किया है। नोबेल प्राइज विनर है, 21 बार डॉक्टरेट हासिल कर चुके, 21 बार पीएचडी कर चुके हैं, नोबेल प्राइज विनर है। इन्होंने जो थ्योरी दी है ना, उस थ्योरी के आधार पे हम आपको गाइड करने वाले हैं डीएमआईटी के माध्यम से। यानी किसी एरे गेरे की नहीं बात कर रहे हैं, हम टॉप क्वालिटी का पर्सन है जो पूरे विश्व में पहले 100 में आता है, उनके माध्यम से हम करियर का सही चुनाव कर पाएंगे। दोस्तों, इस डीएमआईटी टेस्ट के माध्यम से जो रिपोर्ट निकलता है वो 46 पेजेस का रिपोर्ट निकलता है, काउंसलिंग के साथ ये 51 पेजेस का रिपोर्ट निकलता है। तो IQ, EQ, AQ, CQ, VQ, इंटेलिजेंट, इमोशनल, एडवर्सिटी, क्रिएटिविटी एंड विजनरी क्वेश्चन, 5 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे बच्चे को यस पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आप उसको उस नजर से देखें, उसकी परवरिश उस हिसाब से करें कि उसका क्रिएटिव क्वेश्चन कितना है, उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, ये सब समझ के ही आप उसकी परवरिश करें और फिर उस बच्चे को काबिल बनाए उस करियर के लिए, राइट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रूमिंग आप कर सकते हैं। टैलेंट की बात, देखिए पूरे डीएमआईटी रिपोर्ट में काफी सारी बातें आती है, हम थोड़ी ऊपर बातें कर रहे हैं, ओके? तो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब कौन सा है? वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल इंटेलिजेंस। चलो एग्जांपल देते देते आगे जाएंगे। वर्बल इंटेलिजेंस का मतलब है कपिल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, बोलने की बात कर रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, प्रमोद महाजन साहब। महाराष्ट्र की बात करें तो बाला साहब ठाकरे, ये सब नो, नरेंद्र मोदी भी बोल सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। लॉजिकल इंटेलिजेंस, तर्क वितर्क करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, राइट? वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई नॉट दिस, वाई नॉट दैट, है ना? सो जो लॉजिकल थिंक कर सकता है उसको लॉजिकल फील्ड में जाना चाहिए, ये सब नो, राइट? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर लॉजिक नहीं लगाता, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा लॉजिक तो वकील को लगाना पड़ता है, इंजीनियर को लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर लॉजिक नहीं लगाता। तो हमें ये डिसाइड करना है कि ज्यादा लॉजिक वाला बच्चा है तो ज्यादा लॉजिक वाले फील्ड में जाना चाहिए, कम लॉजिक वाले नहीं। और कम लॉजिक वाला बच्चा है तो कम लॉजिक के फील्ड में जाना चाहिए, ज्यादा लॉजिक जहाँ पे इस्तेमाल में लाने वाला है वहां पे नहीं जाना चाहिए। ये इस रिपोर्ट से समझता है, राइट? विजुअल स्पटाइल है, म्यूजिकल रिदमिक है, बॉडी काइनेस्थेटिक है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ऐसे अलग अलग प्रकार के आपको वीडियोस के माध्यम से, वीडियो सीरीज के माध्यम से ये सारी बातें डिटेल में हम समझाने वाले हैं। अभी मैं डिटेल में जा रहा हूँ नहीं, क्योंकि आज ये काउंसलिंग नहीं है, आज सिर्फ रिश्ता लेके आया हूँ, पसंद है कि नहीं पसंद उतना तय करो। आज शादी नहीं है आज सिर्फ लड़का लड़की देखने का कार्यक्रम, यानी जो टेस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपको सही लगे तो आप इसमें आगे जाएंगे, तो डीप लेवल पे हम आपको गाइड भी करने वाले। तो अलग अलग प्रकार के 8 इंटेलिजेंस एक व्यक्ति में होते हैं, और ये 8 के 8 आपके लिए सही नहीं होते, 3 सही होते हैं, उसका चुनाव करना है। टॉप के 3 जो बोले, एक्का बादशाह रानी, ताश खेलते समय एक्का बादशाह रानी के बारे में हमने सुना है, समझा है, खेले भी है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें वो 3 पत्ते देखने हैं अपने बच्चे में कौन से अच्छे हैं, टॉप क्वालिटी के 3, और उसके आधार पे क्या करेंगे, हम करियर को डिसाइड करेंगे। कैसे करना है उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो हम आपको गाइड करने वाले हैं। हर मंगलवार ये जूम पे मीटिंग होती है, हर महीने के आखिरी शुक्रवार आपके हाथ में रिपोर्ट आने के बाद आपको डिटेल में वो समझाया जाता है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है रिपोर्ट का। वो एप्लीकेशन करने से पहले
आपको पढ़ने के लिए रिपोर्ट दिया जाएगा सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से, अंग्रेजी में दिया जाएगा, हिंदी में दिया जाएगा और मराठी में दिया जाएगा। आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में दिया जाएगा। फिर एक 13 वीडियोस की वीडियो सीरीज है हमारे एप्लीकेशन में, जो अभी इस सेशन के खत्म होते ही आप उस व्यक्ति से मांगेंगे जिसने आज आपको इन्वाइट किया इस मीटिंग के लिए। माई वेलनेस नेचर क्योर का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें। उसमें फ्री कंटेंट में जाके बाकी सारे कोर्सेज वहां पे मैं बेचने के लिए रखा हूं, तो उसको छोड़ दीजिए। फिलहाल फोकस करेंगे डीएमआईटी के ऊपर, जो मैं पहले बेचता था अभी हमने फ्री किया हुआ आपके लिए। तो उस फ्री कंटेंट में जाके डीएमआईटी का एक फोल्डर है, डीएमआईटी के फोल्डर में जाके सारे वीडियोस देख लीजिए। आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना, कतई नहीं बोलना कि हमें समझ नहीं रहा है। नहीं समझ में रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है? क्योंकि आप टाल रहे हो। आप 3 बार नहीं पढ़ रहे हो उसको, 4 बार नहीं पढ़ रहे हो, 10 बार नहीं पढ़ रहे हो उसको। क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? अपने बच्चे के करियर का सवाल है। क्यों आसानी से आप बोल देंगे मुझे नहीं समझ रहा, मैंने पढ़ने की कोशिश करी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्यों समझना है? पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। थोड़ा 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 आपका समझ बढ़ेगा उस रिपोर्ट का। एक बार पढ़ लिया, वीडियो सीरीज देखो, दोबारा पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। फिर वीडियो सीरीज देखो, फिर पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। फिर वीडियो सीरीज देखिए, फिर पढ़िए। क्यों 4-5 बार पढ़ने के बाद रिपोर्ट समझ में नहीं आ सकता? टालते हैं पब्लिक, अपनी पब्लिक टाल रही है। वो माता पिता कंटाला, किस चीज में कंटाला कर रहे हो भैया? 40 साल उस बच्चे को करियर में निकालना है, इतना भी सीरियस नहीं हो सकता है? पुराने जमाने में थोड़ा सा पहले जब हम लेटर्स भेजते थे गांव में अपने, तो अपनी बूढ़ी माँ रहेगी या दादी रहेगी, जो भी है, बुआ है, जो भी है, उसको पढ़ने को नहीं आता है, लेकिन हम खत तो लिख के भेजते थे उसको, राइट? और वो पढ़ भी लेती थी किसी और के माध्यम से। अगर आपको डीएमआईटी रिपोर्ट, अभी एक सेल्स टिप दे रहा हूं, अगर आपको डीएमआईटी रिपोर्ट पढ़ने के बाद भी 2 बार 4 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, वेरी गुड, वो डीएमआईटी रिपोर्ट प्रिंट निकालिए और उसके बच्चे के ट्यूशन टीचर के पास चले जाइए, राइट? उसके शिक्षक के पास चले जाइए, उसके स्कूल में चले जाए, उसके क्लास टीचर को, उसके बायोलॉजी के टीचर को, उसके ज्योग्राफी टीचर को, हिस्ट्री टीचर को जाके बताइए कि ये मुझे थोड़ा समझाइए ना, ये थोड़ा आप एक बार, अभी क्या करिए, यहाँ नहीं समझे, आप इस रिपोर्ट को घर लेके जाइए, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ, ये मेरे बच्चे के करियर का सवाल है, मेरे बच्चे को अंडरस्टैंड मुझे करना है, मुझे इस रिपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये रिपोर्ट आप पढ़िए और मुझे समझाइए कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हेलो, 9-2-11 सेल हो जाएगा, ये सब नो? तो ये टीचर बोले व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोलिए डीएमआईटी रिपोर्ट है, मेरे बच्चे के करियर के लिए मैंने निकाला हुआ है। उसका टैलेंट क्या है इसमें समझ में आएगा, लेकिन रीड करने पर मुझे समझ नहीं पा रहा हूं मैं। आप इसको पढ़िए 1-2 दिन और मुझे समझाइए। वो पढ़ेगी तो क्या बोलेगी, ये मेरे भी बच्चे का करवाना है। पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस है। हम पहले ये ऐसा नाटक बहुत करते थे सेल्स बढ़ाने के लिए, फ्रैंकली बोल रहा हूँ, सेल्स बढ़ाने कैसे? दोस्त को भेजेंगे, किसी अच्छे रिश्तेदार को भेजेंगे, राइट? और उनको बोलेंगे आप अपने सेक्टर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे का रिपोर्ट है, थोड़ी कोई दिक्कत है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रही, राइट? तो थोड़ा इसको आप थोड़ा पढ़ के समझाएंगे मेरे को। इनडायरेक्टली सेल बन जाता था, हम पैसे भी बनाते थे। हेलो, तकरीबन 50 लोग थे, मैंने बहुत बड़ा टिप दे दिया आपको, सेल्स पिच किया हुआ। यस और नो? चलिए धंधे की बात नहीं करते, आज पहले बच्चे की बात करते हैं। ओके, ये डीएमआईटी रिपोर्ट किस के लिए है, किस उम्र में निकालना चाहिए? अर्लियर इज द बेस्ट। आज आप सुन रहे हो ना, तो इससे पहले तो आप सुन ही नहीं सकते थे, क्योंकि सुना नहीं है, इससे पहले निकाल ही नहीं सकते, लेकिन अभी सुना है, जान लिया है, तो अभी ही करना है, वेट ना करें। 3-4 साल के दरमियान आप बच्चे की परवरिश के लिए इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा आगे चले जाएंगे, उसके लर्निंग स्टाइल के लिए आप बिजनेस बोलने वाला था मैं, इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा और टीन एज में आता है बच्चा, तो साइड सिलेक्शन के लिए आप रिपोर्ट इस्तेमाल में लाएंगे। थोड़ा बच्चा स्टडी से बाहर निकल आता है, तो नौकरी करना है कि बिजनेस करना है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, राइट? इसकी दिशा आप उस उम्र में दे सकते हैं, 25+ में। उसके बाद हम शादी के लिए भी इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट में उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, उसके लर्निंग स्टाइल के बारे में पता चलता है, IQ, EQ, AQ, CQ, VQ के बारे में पता चलता है। तो जिसे हम कुंडली मैच करते हैं ना, कुंडली, तो वैसे रिपोर्ट को भी मैच करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। कितने सालों से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, काफी सारे लव मैरिजेस के केसेस, डिवोर्स के आते हैं हमारे पास, कि एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। भैया प्यार प्यार है, खत्म हो गया,
फिर स्वभाव पे आती है बातें। ये सर नो, हर घर में अगर झगड़ा अगर हो रहा है तो स्वभाव की वजह से हो रहा है। प्यार कम ज़्यादा नहीं है, प्यार ठीक ठाक है, स्वभाव मैच नहीं हो रहा है, विचार मैच नहीं हो रहे, राइट। तो ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो होता है ना एक व्यक्ति में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरी लाइफ आप अगर आज 50 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में है, तो भी इस रिपोर्ट का इस्तेमाल करें माय डियर फ्रेंड्स। बस ये ज़िंदगी बहुत बढ़िया तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। कम से कम आप दादाजी नानाजी बन चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना रिपोर्ट करिए और आप टटोल के देखिए कि आपका स्वभाव, आपका टैलेंट और रिपोर्ट में बताया गया टैलेंट सही है कि नहीं है। हमारी परीक्षा करिए, चलिए, वो आपके फायदे के लिए हम चैलेंज कर रहे हैं, हमको चैलेंज करिए, अपना रिपोर्ट निकालें, राइट। और क्या करेंगे आप, वो समझ लेंगे, काउंसलिंग में आएंगे। हर महीने के आखिरी शुक्रवार में कम से कम 2-3 घंटा तो होता ही है हमारा सेशन, उसमें आएंगे आप, वीडियो सीरीज देखेंगे, फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये तो सही बता रहे रिपोर्ट। तो अभी आप अपने पोते का निकाल सकते हैं, पोती का निकाल सकते हैं, अपने बच्चे का भी निकाल सकते हैं। सर नो, राइट। हमने जब नया नया शुरू किया था डीएमआईटी में काम, तकरीबन 2013 के आसपास की बात कर रहा हूँ, तो हमारे अगल बगल में जितने जाने वाले लोग थे, किसी क्षेत्र में सक्सेसफुल थे और सिर्फ पैसे नहीं बना रहे थे, आनंद की सुकून की जिंदगी भी जी रहे थे। दे लव्ड व्हाट दे डू। जिसे मान लीजिए हमने काफ़ी सारे तबला वादक जो थे ना, राइट, तबला बजाने वाले कह सकते हैं, तो उनकी टेस्ट कराई, उसमें देखा कि म्यूजिक इंटेलिजेंस उनका टॉप दिखा रहा है। कोई अच्छी सक्सेसफुल कंपनी चला रहे हैं, उनका पैशन है कंपनी चलाना, तो देखा उनकी मैनेजमेंट के टैलेंट अच्छा है। बात समझ पा रहे ना। कोई ट्रैकिंग कर रहा है, उसका जब निकाला रिपोर्ट तो समझ में आया वो काइनेस्थेटिक टैलेंट वाला बच्चा है। बात समझ पा रहे हैं। यानी जो सक्सेसफुल होने के बाद उनके जब टेस्ट लिए गए और हमने मैच करके देखा, तो वही चीज़ बता रही थी उनका रिपोर्ट, जो अभी वो उनके क्षेत्र में जो सक्सेस पाए रहे ना, वो उनके लिए सही है करके। फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और पिछले 12 साल से इस रिपोर्ट की कॉस्ट हमने नहीं बढ़ाई है। कितनी है मैं आगे बताऊंगा आपको। करने कैसी होती है, एक सिंपल स्टेप होते हैं, वो उसको आपको फॉलो करना है। पहले तो फीस पे करना है, कितना मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। फीस तो लगेगी बॉस, यस और नो। अभी आप बीमार होने के बावजूद भी लैब वाला आपको बोलता है खून टेस्टिंग का पैसा देना पड़ेगा, वो तो आपकी जान पे आ चुका है, फिर भी लेता है। ये सब डॉक्टर भी नहीं छोड़ता आपके पैसे। आप तकलीफ में है, फिर भी वो पैसे मांगता है। यहाँ तकलीफ ना हो उसके लिए हम पैसा मांग रहे हैं आपसे, राइट। तो ये जो हमारी 10 उंगलियां है ना, इसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, आधार कार्ड पे कैसे देते हैं हम या पासपोर्ट के लिए, वैसे आपको 10 उंगलियों के निशान देने यानी फिंगरप्रिंट्स देने हैं। 3 दिन के बाद उसका एनालाइज करने के बाद रिपोर्ट आता है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, आप चाहे उस लैंग्वेज में मिल सकता है। उसके बाद काउंसलिंग की वीडियोस आपको देखनी है और वो रिपोर्ट को पढ़ना है, 4-5 बार पढ़ना है। बच्चे के करियर का सवाल है, पढ़ना है आपको। सिर्फ काउंसलिंग करके आगे नहीं जाना है दोस्तों, इसको रोजाना इस्तेमाल में लाना है, राइट। तो ये सारी वीडियो सीरीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी, माई वेलनेस नेचर क्योर। आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और माई वेलनेस नेचर क्योर सर्च करेंगे और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। फ्री है, फ्री कंटेंट में जाएंगे, एप्लीकेशन फ्री है, उसमें कंटेंट भी पेड वाला है, लेकिन उसमें मत जाओ, अभी फ्री वाले में जाओ, ओके। जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे बुलाया वो डेफिनेटली आपको सहायता करेगा इन सारी चीज़ों के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, टेस्ट का कीमत है 5,000 रुपया, 5,000। जो बच्चे को मोबाइल लेके दिया उससे कम सस्ते वाला है। जो 3-4 साल में जूते लिए थे ना, उससे कम सस्ता है, जो लाइफ में एक ही बार करना पड़ेगा। ये सर ना, हम बच्चे के लिए बहुत कुछ खर्चा पानी करते हैं, ये सर नो माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ में एक ही बार खर्च करना है, उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए, उसके करियर को ढूंढने के लिए, उसके करियर की दिशा को निर्धारित करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, उसको आनंद की जिंदगी जीने के लिए, राइट, डेफिनेटली। सो मान लीजिए कि आप हर महीना, हर शुक्रवार, हर महीना आखिरी शुक्रवार आप हमारा डीएमआईटी का काउंसलिंग सुनते हैं, रिपोर्ट कैसे इस्तेमाल करना है। 2 महीना 4 महीना आप सुनेंगे, उसके रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, तो आप डेली भी सुन सकते हैं। और उसमें भी आपको मान लीजिए पूरा समझ नहीं आया, एकदम डम्बो कार्यक्रम है, समझ नहीं पा रहा हूँ यार, सारा बाउंसर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,000 रुपये एक्स्ट्रा भरिए, हम नहीं चाहते कि आप भरे, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे तो फिर ठीक है, आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा भरिए। आपके बच्चे का पर्सनल काउंसलिंग जूम के माध्यम से होगा, भारत में आप कहीं पे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये 1,000 रुपया सबके लिए कंपलसरी नहीं है,
जो पर्सनल लेवल पे बात करना चाहते हैं उस रिपोर्ट की, उनके लिए 1 घंटा आपसे बात किया जाएगा, 1 आवर रिपोर्ट के बारे में डीप में बात होगी। ओके, मैं चाहता हूं कि आप उस 5,000 में जो मिल रहा है ना वो ले लीजिए, वो भी बहुत सफिशिएंट है। अगर चाहे तो ही लेना आप 1,000, ओके, तो 6,000 टोटल कॉस्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय वेलनेस प्रमोटर जिनके माध्यम से आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, ये वीडियो पहुंचे, ये जूम मीटिंग पहुंची है, उनको आप संपर्क करें दोस्तों, राइट। वो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपके बच्चे के लिए अच्छा सोच रहे हैं, उन्होंने इसका अनुभव लिया है, इसलिए उन्होंने आज आपको यहाँ पे बुलाया है, राइट। तो ज़रूर आप उनके माध्यम से इस टेस्ट को करें, आपके बच्चे का, आपका भविष्य उज्जवल बनाए, खुशहाल की ज़िंदगी उनको दे दोस्तों, राइट। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आज आपने सही समय दिया है। वन स्टार एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं डॉक्टर विवेक रणौरे हमेशा आपके साथ, आपके भविष्य के लिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है उनको संपर्क करें, वो आगे आपको गाइड करेंगे। तो ये सेशन खत्म करते ही आप उनको कॉल करेंगे, क्योंकि उन्होंने कदम तो बढ़ाया था और आपको इसकी जानकारी देने के लिए उन्होंने प्रयास भी अच्छा किया है। तो शुक्रिया करिए उनका सबसे पहले, और अगला कदम उठाएं और इस टेस्ट को करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।